नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो है देश के चार बड़े मुद्दे हैं, चार बड़ी खबरें भी कह सकते हैं और इन्हीं पर एक घंटा हम बात करेंगे और कई जो संक्षेप में कई चीजें हैं इन मुद्दों से जुड़ी हुई वो आप सभी के सामने रखेंगे। आज पहला मुद्दा हमारा रहेगा जदयू भाजपा में जुबानी जंग तेज है। एक दूसरे के लिए भ्रष्ट, दगाबाज, उचक्के जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जेडीयू और भाजपा के बीच में जो लगातार कई दिनों से राजनीतिक घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है और उसी के चलते ये स्वरूप जो अब बन गया है कि लगातार एक दूसरे पर प्रहार किए जा रहे हैं। वो चाहे शब्दों के प्रहार हो, चाहे वो जुबानी जंग हो या फिर मानसिक तौर पर भी कह सकते हैं कि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का जो सामना है ये दोनों ही पार्टी एक दूसरे के लिए करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी हमारी बड़ी खबर रहेगी कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बेटी को कानून तोड़ दिलाया ठेका। ये एक बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह है, उनके प्रवक्ता भी हैं, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली के जो एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने अपनी बेटी को कानून तोड़कर ठेका दिलवाया है। संजय सिंह ने कहा है कि केंद्र कार्रवाई करे वरना वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो ये दूसरी बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरी हमारी खबर है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में 117 नेता होंगे शामिल। अभी हाल ही में जो कांग्रेस ने कई राज्यों से होकर जो उनकी यात्रा गुजरेगी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें 117 कांग्रेसी नेता जो हैं उसमें कई वरिष्ठ नेता भी होंगे, कई कार्यकर्ता भी होंगे जो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। कह सकते हैं आने वाले दिनों में कांग्रेस का जो रुख है वो जनता को अपने पाले में करने के लिए भरकस वो प्रयास कर रही है और उसी के अनुरूप जो है वातावरण भी आगे का दिखाई देगा। इसमें से एक बड़ी खबर निकलकर ये भी सामने आ रही है कि इस यात्रा में कन्हैया कुमार और पवन खेड़ा का भी नाम जो है वो शामिल है और लिस्ट जो बनाई गई है 117 नेता की, उसमें इन दोनों नेताओं का भी नाम शामिल है। यानी कि वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और जनता तक सीधा संवाद करेंगे। सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि इस यात्रा से आने वाले चुनाव में कांग्रेस अपने आप को फिर से मजबूत कर पाती या नहीं, ये बड़ी चीज होगी और ये उस यात्रा के बाद का ही परिणाम निकलकर सामने आएगा। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। चौथी खबर हमारी रहेगी कि बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कांग्रेस नेता अशोक चौहान, यानी कि पूर्व महाराष्ट्र के ये वो जो है सीएम भी रहे हैं, पूर्व सीएम रहे हैं महाराष्ट्र के अशोक चौहान, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया था और कहा जा रहा था कि ये जो नेता है यानी कि पूर्व सीएम है, जो कांग्रेस के बड़े नेता कहे जा सकते हैं और महाराष्ट्र में इन्होंने पूर्व सीएम की गद्दी, यानी कि कुछ दिनों तक वो सीएम भी रहे महाराष्ट्र के, और उसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद चर्चा का जो बाजार है वो गर्म हो गया था कि ये बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। तो उस पर पूर्व सीएम अशोक चौहान ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को निराधार बता दिया। हाल ही में उनसे बात की गई थी और उन्होंने बोला था ये एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, किसी कार्यक्रम में हम देवेंद्र फडणवीस से मिले, मुलाकात की, लेकिन मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस के साथ ही खड़ा रहूंगा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं, खबरों पर प्रकाश डालेंगे, खबरों पर संक्षेप में बात करेंगे। तो आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ कि बिहार में पिछले माह सत्तारूढ़ गठबंधन पलट के बाद जो है जदयू और भाजपा नेताओं के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। नेताओं पर तीखे हमलों के साथ ही पार्टी के नामों को लेकर भी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। जदयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा का मतलब भ्रष्ट जन पार्टी बताते हुए आरोप लगाया। वहीं भाजपा नेता अरविंद कुमार सिंह, जो प्रवक्ता भी हैं बिहार के भाजपा से, उन्होंने जेडीयू का मतलब जालसाज, दगाबाज, उचक्का पार्टी करार दिया है। तो ये जो कह सकते हैं कि शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं लगातार एक दूसरे के ऊपर, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जुबानी हमला उन्होंने तेज कर दिया है। इसी मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने नाम लेकर आरोप लगाया है कि भाजपा में शामिल होने के बाद कई नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले बंद हो गए हैं। मतलब उनका कहना है कि अगर कोई भी विधायक
भाजपा में शामिल होता है तो यदि उसके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का केस था तो भाजपा की तरफ से यह ऑफर दिया जा रहा है कि अगर हमारी पार्टी में आप शामिल हो जाते हैं तो ये भ्रष्टाचार के केस हम बंद करवा देंगे। ये बड़ा आरोप है भाजपा की तरफ से, जेडीयू की नेता की तरफ से लगाया गया है। कुशवाहा ने इस सिलसिले में महाराष्ट्र भाजपा के नेता व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का उदाहरण भी दिया है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर जो है केंद्रीय मंत्री जो है नारायण राणे का जिक्र किया है। राणे कथित तौर पर महाराष्ट्र के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में शामिल थे। जदयू नेता कुशवाहा ने इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का भी नाम लिया है, जिन पर भाजपा ने ही कथित तौर पर राज्य के पीडब्ल्यूडी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। जेडीयू लगातार भाजपा पर हमलावर है और वो कह रही है कि भाजपा में यदि कोई भी नेता शामिल होता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। हेमंत विश्व शर्मा का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि पीडब्ल्यूडी घोटाले में उनका नाम था, लेकिन भाजपा में वो शामिल हुए तो उनके ऊपर इस मामले में जो कार्रवाई थी वो नहीं हुई और उन्हें सीएम की कुर्सी तक सौंप दी गई। ये बड़ा आरोप जेडीयू के द्वारा लगाया जा रहा है। इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। और इसी तरह उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुकुल राय का भी जिक्र किया है। राय कथित रूप से शारदा चिटफंड घोटाले में शामिल थे और इसके बाद जो है बीजेपी से उनकी नजदीकियों के चलते उन पर भी जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी से जुड़ने के कारण उनके ऊपर भ्रष्टाचार की तरफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और लगातार जेडीयू यानी कि कह सकते हैं कि जो विपक्ष खेमा है इस समय देश के अंदर, वो लगातार विपक्ष भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं ईडी, सीबीआई और कह सकते हैं कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ा आरोप जो है विपक्षी खेमे की तरफ से लगाया जा रहा है। लगातार इस आरोप का जो हालिया उदाहरण हम कह सकते हैं वो हमने देखा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का। मनीष सिसोदिया के घर जब छापा लगा तो आम आदमी पार्टी सरकार ने भाजपा पर उनके विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया। शब्दों के जो है आरोप प्रत्यारोप भी आपको देखने को मिले। और इसके बाद में एक बड़ा आरोप लगाया गया कि इस समय जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी जो है कई दशक पहले जब वहां पे पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होने थे उससे पहले भी इन आरोपों को बीजेपी पर लगाया था कि वहां पर भी जो सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है या ईडी के द्वारा जो छापे हाल ही में पड़े हुए थे उस पर भी इन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया था। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी। उनसे जानेंगे कि इन मुद्दों पर और जो विपक्ष के आरोप है वो कितने तथ्यात्मक है, यानी कि वो कितने सही हैं। क्या उनको भी लगता है कि ईडी और सीबीआई के जो जिस तरीके से उनका उपयोग किया जा रहा है और हालिया घटनाक्रम देखा जाए तो वहां पर जो है छापों की झड़ी लगी हुई है, चाहे वो विपक्षी खेमा हो चाहे वो कोई कारोबारी हो, उसको जो विपक्ष सरकार है वो लगातार ये कह रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये इस तरह के आरोप ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एनडीए की जो भाजपा की अगुवाई में चल रही सरकार उस पर लग रहे हैं। ये आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तब सीबीआई को जो है वो एक पिंजरे में कैद पोपट, मतलब वो एक व्याख्या दी जाती थी। रणजीत सिन्हा मुझे याद है उस समय के सीबीआई डायरेक्टर हुआ करते थे और तब भी विपक्ष जो है इस बात को इस तरह से उठाता था। आज भी वो कह रहा है, उस तरह के आरोप लगा रहा है। लेकिन जो फर्क नजर आ रहा है शोभित, आपको मैं बताऊं तो फर्क ये नजर आ रहा है कि अब जैसे लालू यादव चारा घोटाले में आरोपित थे, ठीक है, अब वो थे जहां चल रही थी, जेल नहीं गए थे। मतलब जिस तरह अभी देख रहे हैं ना, अब इन पर ये सुब्रमण्यम स्वामी ने ये नेशनल हेराल्ड वाला जो केस जो है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मामला है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर, वो कब का है वो तो। अब हो क्या रहा है कि अब कार्रवाइयां हो रही है। अब जो पहले सिर्फ ये दिखाने का, मतलब एक शेर होता है ना जो एक दिखाने का होता है, मतलब कहते हैं कि कागज का शेर है, वो गरजेगा पर काटेगा या मार नहीं डालेगा आपको। अब ये जो है ईडी आप कहें या सीबीआई कहें, आईटी कहें, इनके अब नौहर भी हैं और दांत भी हैं और ये हमला करता है, दबोच लेता है। तो ये फर्क आपको बहुत बड़ा अभी महसूस सब लोग कर रहे हैं कि हम पहले ये होता था कि इन एजेंसियों का उपयोग सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी को या अपने विरोधियों को अपने एक कहते हैं ना कि एक नाप अब वो छोड़ के बाहर ना निकल जाए, मतलब एक दायरे में रखने के लिए, सीमित रखने के लिए किया जाता था। अब ये है कि इनको, अब विपक्षों को ये लग रहा है, जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं वो ये है कि इनको कैटेगोरिकली चूज करके, सिलेक्ट करके इनको खत्म किया जा रहा है।
मतलब कि पहले ये था, गुंजाइश थी कि भाई आप राजनीति करिए, लेकिन एक डर एजेंसी का बना रहे, पर एजेंसी का उपयोग उस तरह से नहीं होता था। अब वो हो रहा है, तो ये आरोप है। आरोप में भाई जो आरोप लगा रही है पार्टी, वो तो सब यही कहती है कि ये हमारे आरोप जो है पूरी तरह से सही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, अगर आप देखते होंगे तो उनकी ओर से जो एक लगातार इसको काउंटर किया जाता है, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये है कि वो कहते हैं कि अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो आपको डरने की जरूरत क्या है। मतलब कि अब देखिए, इस देश की राजनीति में या दुनिया भर की राजनीति में ये बात सर्वविदित है। ये एक ऐसा सच है जिसको कहते हैं अनटोल्ड ट्रुथ। तो ये है कि कोई राजनीति में हो और उससे कुछ 2-3 चीजें उधर उधर न हुई हो, ये संभव नहीं है। ये एक ऐसा एक क्षेत्र है जहां पे आपके हाथ गंदे होते हैं। अब कौन उसको जल्दी से ठीक कर पाता है, कौन धो पाता है, क्योंकि ट्रेसेस मिलते हैं ना, आपकी ट्रेल निकलती है पूरी। तो उसमें कौन जो है पाक साफ अपने आप को रख पाता है ऑन रिकॉर्ड, ये एक बड़ा नामुमकिन सा एक ये बात होगी। तो सब जो हमाम में नंगे हैं, सबके दाग हैं, सबके कहते हैं कि मतलब चरित्र पे या उनकी करियर पे कहीं ना कुछ दाग लगे हुए हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी उस चीज को आगे करके अपना बचाव करती है, अपनी सरकार का बचाव करती है कि भाई जो कार्रवाई की जा रही है तो उसमें अब वो ये भी कहा जाता है कि जो पहले एजेंसियां का जो एजेंसीज जो है वो आरोप जब लगाती थी या कोई केस दर्ज करती थी, तो उससे लेके कन्विक्शन तक का जो रेशियो था, तो कन्विक्शन रेशियो कहते हैं कि ये लोग दिल करते हैं कि बहुत कम था। अब बोले कि हम जब कर रहे हैं तो कन्विक्शन रेशियो में आपको, हाँ, तो मतलब कि हम तो ठोस सबूत पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काउंटर है, विपक्ष का अपना ये एक आरोप है, पर ये चलता रहेगा और ये रुकने वाला है नहीं। क्योंकि ये इस दौर की जो भारतीय जनता पार्टी है, वाजपेयी जी की दौर की पार्टी अलग थी, ये मोदी जी के दौर की पार्टी है। तो इस पार्टी में और इस सरकार में एक उस तरह की कार्यशैली है शोभित भाई कि वो अगर आप कहीं गलत हो तो आपको दबोचेगी और छोड़ेगी नहीं। फिर वो मतलब दिखाने वाले दांत नहीं है वो, है ना, वो चबा जाएगी आपको। ये वास्तविकता है। अब जिन के दामन में मैल है तो ये तो उनको एजेंसीज आएंगी, पकड़ेंगी उनको। अब इसका राजनीतिक स्तर पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जैसे ये आरोप लगता है ना कि भाई आपने उदाहरण दिए, अभी मुकुल रॉय के उदाहरण दिए, ये सब लोग जो हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं तब तक जो है ये कार्रवाई होती है, पर उसके बाद कार्रवाई जो है जब वो अगर जुड़ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो वो कार्रवाई बंद नहीं होती, लेकिन उसकी गति बहुत मंद हो जाती है और वो फिर उसको कन्विक्शन तक पहुंचाने का काम जो है वो उतना तेज नहीं चलता, वो लटकता रहता है। वो लटकता इसलिए रहता है कि भाई देखो हमने इसको रोक दिया है, हम वापस नहीं केस ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हार्दिक पटेल के मामले में देखिए आप, हार्दिक पटेल जब जुड़े तो ये कहा गया कि भाई इन पर ये राजद्रोह का भी केस है और बाकी और 5 केस है। ठीक है, तो वो केस के चलते उस दबाव में कि अगर अब नहीं आओगे भैया तो आपको फिर हम डाल देंगे, तो उस दबाव में आके उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, ये एक कहा जाता है। अब उस समय जब जुड़े तो दलील क्या हुई भाजपा की ओर से कि भाई हमने कहा इनके कोई केस जो है खत्म कर दिए, सरकार कोर्ट के हिसाब से काम करती है, हमारा तो हस्तक्षेप है नहीं उसमें। पर अब ये है कि उस बारे में अब पिछले 3 महीने में देखिए कोई आपको सूचना मिल रही है क्या कि उन केसेस को लेके हार्दिक पटेल के खिलाफ कोर्ट से क्या हो रहा है, ये एजेंसीज क्या कर रही है, तो अब वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बात सच भी लगती है कि अगर आप भाजपा से जुड़ जाते हैं तो आप कितने भी दागदार क्यों ना हो, पर एक थोड़ा एक राहत की सांस मिल जाती है, एक थोड़ा आपका जीना जो है थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये इस आरोप में थोड़ी सच्चाई या तथ्य भी हमको, अगर हम बहुत न्यूट्रली इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो लगता है। पर अब देखिए जो सत्ता में है वो सत्ता में है, और
वो जिस तरह से अपनी जो भी कार्यशैली उसके मुताबिक जो काम करना चाहता है, वो अब दूसरी कोई पार्टी फॉर एग्जांपल अगर आ जाए अगले इलेक्शन में, उसके बाद के इलेक्शन में, कभी भी कोई भी पार्टी अगर दूसरी बैठती है, अब वो उसके हिसाब से काम करेगी। दूसरा सवाल मेरा ये है सर आपसे कि बिल्कुल निश्चित ही तौर पर सत्ता में जो पार्टी होती है उसका कहीं ना कहीं छाप देखने को मिलता है, जो हर जगह राज्यों में दिख रहा है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक नदी है, भाजपा एक नदी है, और वहां पर हमारे खेमे के या कोई भी ऐसा इंसान जो जिसके दामन पे दाग है, उस नदी में अगर डुबकी लगाएगा तो उसके दाग जो हैं वो बह जाएंगे, और तब तक बह जाएंगे जब तक वो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तब तक उस पर आंच नहीं आ सकती। क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि अगर कोई भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी में हो, चाहे जेडीयू में हो, चाहे आरजेडी में हो, चाहे वो टीएमसी में हो, किसी में भी हो, अगर कोई भ्रष्टाचारी है या किसी के दामन पर किसी तरीके का कोई दाग लगा हुआ है इस समय, तो वो अपने दाग को बचाने के लिए, अपने आप को पाक साफ साबित करने पे, क्योंकि निश्चित तौर पर इससे हमें गुरेज नहीं करना है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से, जिस फ्लो पे, जिस गति से बढ़ रही है, हर पार्टी, हर एक राजनीतिक इंसान, जिस पार्टी का ग्राफ इस समय थोड़ा कम है, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं इस नदी में हम भी डुबकी लगा लें। यार कहीं ना कहीं हम इसमें जब डुबकी लगा लेंगे तो हमारे भी पाप जो है वो धुल जाएंगे, हमारे भी जो हमने भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं, वो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो किसी स्तर का हो, किया हो, चाहे उससे मुझे मुक्ति मिल जाए, भले तब तक, क्योंकि अभी जिस हिसाब का जो सामाजिक परिवेश बना हुआ है कि भाजपा जो आगामी जिस स्पीड से बढ़ रही है उसको रोकने का विपक्षी खेमा जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, ना रोकने में वो सफल हो पाया है अभी तक। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए हो, चाहे वो बीजेपी के साथ में उस बहाव में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कुर्सी प्रेम भी इसमें दिख रहा है कि बीजेपी से जुड़ जाएंगे तो हो सकता है कि मेरे हाथ में अभी एक लड्डू है, फिर दोनों लड्डू हो जाएंगे। तो इस तरीके की भी परिवेश जो है, जो सामाजिक जो दूसरी पार्टी में विधायक है, उनके मन में प्रश्न चिन्ह या सवाल उठता होगा कि अगर हम जुड़ जाएंगे तो हो सकता है कि हम भी उस बहाव में जो है अपनी नाव को चला लें। नहीं, ये हो सकता है, ये भी एक मन में विभावना हो सकती है। मैं उससे कोई मतलब मैं बिल्कुल उससे सहमत भी हो रहा हूँ, लेकिन यही है ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए, किसी भी एक विधानसभा क्षेत्र में आप देख लीजिए, गुजरात तो समझ लीजिए अभी तक तो सिर्फ दो पार्टी पॉलिटिक्स चलती थी वहाँ पे, या राजस्थान में अब तक सिर्फ दो पार्टी पॉलिटिक्स ही चली है, या मध्य प्रदेश में भी दो पार्टी पॉलिटिक्स, ये तीन स्टेट जो हैं कुछ अलग हैं, यहाँ टू पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स है। अब यही, चलो इसी को पकड़ के चलते हैं। तो आप देखिए कि एक विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो कांग्रेस हो, तो कांग्रेस की ओर से भी उस बैठक पर लड़ने के लिए कितने लोग उम्मीदवारी जो है अपने दर्ज करवाते हैं, बड़ी मात्रा होती है। भाजपा में भी इच्छा तो, भाजपा का उनकी बनावट ऐसी है कि आप अपनी बात रख सकते हो जो उस बैठक का निरीक्षक होता है उसके समक्ष, लेकिन आप कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी कितने लोग, बहुत सारे लोग जो है एक एक बैठक के लिए अपनी अपनी उम्मीदवारी जो है वहां पे लगाते हैं। तो अब ये सोचिए शोभित जी कि अगर जो विपक्षी नेता है, विधानसभा की बैठक के लालायित हो या सांसद बनने की इच्छा रखते हो, तो वो कितने लोग दौड़ लगाएंगे, तो इसमें से कितनों को टिकट दे पाएगी भाजपा, जहां उस खुद पार्टी में ही इतने लोगों की इच्छा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा, संतुष्टिकरण नहीं हो रहा है उसका बीजेपी के। तो बीजेपी बाहर से जितने भी लोगों को जोड़ेगी, तो उनमें से कितने लोगों को, अपने लोगों को काटकर कितने लोगों को टिकट दे पाएगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये एक कारण होगा कि भाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब फुल फॉर्म में है और हर जगह जो है वो एक्सेप्टेंस उसकी हो रही है, तो हम बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। ये हर एक विधायक या विधायक बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो, या मैं तो कहता हूँ कि नगर निगम ही क्यों ना हो, वहाँ भी बहुत कंपटीशन है भाई, वहाँ भी कोई कम तो नहीं है। तो कहीं भी जो पार्टी सत्ता में है और उसका एक अच्छा गोल्डन पीरियड चल रहा हो उस पार्टी का, मैं सिर्फ उस पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक सुनहरा दौर चल रहा है। तो उसमें चाहता है कि हर कोई चाहेगा कि हम जुड़ जाएं, लेकिन हर कोई जुड़ेगा तो उसको वो मौका मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी को बनाने के लिए जो जिन्होंने 30-30, 40-40 साल तक काम किया है, वो लोग कहाँ जाएंगे। जो आज की तारीख में गुजरात में वो स्थिति बनती हमको दिख रही है कि गुजरात में
पिछले 10 साल में ये हमने देखा है कि जो लोग पार्टी को बनाने के लिए अपना पूरा तन मन धन झोंक दिए, वो लोग जो है दरकिनार हुए और कांग्रेस से लोग आते गए। उनमें से कुछ लोगों को तो कुंवर जी बावलिया सबसे बड़ा प्रमाण है। सुबह वो इस्तीफा देते हैं, शाम को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होते हैं और बतौर कैबिनेट मिनिस्टर ज्वाइन होते हैं। जवाहर चावड़ा इस्तीफा देते हैं, सीधा बतौर कैबिनेट मिनिस्टर ज्वाइन करते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, ये एट द एंड ऑफ एवरीथिंग वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करती है। जब तक आपके ऊपर नरेंद्र भाई जैसे बड़ा एक कठोर और एक मजबूत हेडमास्टर जैसा आदमी बैठा है, तब तक तो, पर फिर भी कोई भी चीज तब तक ही दब सकती है जब तक वो दबने की क्षमता उसकी हो, फिर वो उछलती है। तो वो स्थिति में मैं नहीं मानता कि इतना सब कुछ जो है, जो बाहर से आएंगे वो सबको मिल पाएगा। लेकिन फिर पद या राजनीति ही सब कुछ नहीं होता। कई सारे गुजरात में ऐसे उदाहरण है, बाहर भी ऐसे उदाहरण है कि जो लोगों ने ये सोच लिया कि अब हमको राजनीति करनी नहीं है, हम छोड़ दे रहे हैं कांग्रेस या कोई और दल, हम जुड़े आपसे या ना जुड़े, हमारा कुछ और आप देख लो। तो हम तो इससे निकल के, हम किसी ने जो है उद्योग शुरू कर दिया, कोई मुंबई शिफ्ट चला गया, मैं कुछ लोगों को जानता हूं, तो उन्होंने वहां अपना कारोबार शुरू कर दिया और राज्य की ओर देखते भी नहीं है अभी। तो उनको पता है कि वहां ऑलरेडी फ्लडेड है, बाढ़ ऑलरेडी है वहां पे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, उम्मीदवार की उनकी भी अपेक्षाएं बहुत सारे लोगों की। तो वो लोग राजनीति छोड़ रहे हैं, अपने आप को कुछ और सेटल कर रहे हैं। तो ये भी एक देश में ये देखने को मिल रहा है। पर अब कितने लोग जुड़ेंगे और कितने लोग जो है पाक साफ हो जाएंगे और कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो गंगा की तरह काम करती रहेगी, सबके मैल धोती रहेगी और सबके पाप धुल जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि एक हद से ज्यादा आप ये नहीं कर सकते, नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं है जी। चलिए, ये पहला मुद्दा था हमारा, बड़ा मुद्दा था कि किस तरीके से विपक्षी खेमा जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि उनके विधायक जो हैं वो उनके खेमे में, उनके पाले में, या कह सकते हैं उनके साथ जो हैं वो अब सुरक्षित नहीं है। विपक्षी खेमा ये जो है ये आरोप लगाता है कि जिस तरीके से जो आज की राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी वो हर कुछ कर सकती है जो करना चाह रही है। इस बात में कितनी सच्चाई थी, इसी बात पर हमने बात की थी हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी से, जिन्होंने अपने बेबाक अंदाज तरीके से अपनी बात को रखा और कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल प्रमाणित भी है। हम दूसरी खबर पर रुक करेंगे। दूसरी खबर हमारी दिल्ली से है, क्योंकि दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, आम आदमी पार्टी का संघर्ष एक तरफ है, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। क्योंकि दिल्ली की भी राजनीति जो है वो काफ़ी गर्म है, बिहार की राजनीति गर्म है, झारखंड की राजनीति गर्म है, और इस समय तीसरा जो है दिल्ली में भी हम कह सकते हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है, बहुत ही सब अस्थिर है। और जिसके चलते कह सकते हैं जिसको जो कुछ समझ में आ रहा वो बोल रहा है, अपने अपने उनके फैक्ट हैं, अपने अपने उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं, सारे कुछ हैं, वो एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि जनता जो है उन्हें सही समझे। और इसी से बड़ी खबर आज की निकल कर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी से सांसद हैं संजय सिंह हैं, प्रवक्ता भी हैं आम आदमी पार्टी के। तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया है दिल्ली के एलजी पर। उन्होंने क्या कहा है? सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन रहते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कानून का उल्लंघन करके बेटी शिवांगी सक्सेना को खादी लाउंज के डिजाइन का ठेका दिलवा दिया। ये बहुत बड़ा आरोप है एलजी के ऊपर, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली के एलजी बदले हुए हैं और इस समय एलजी की गद्दी पर विनय कुमार सक्सेना जो है वो आसीन है। तो उनके ऊपर भी अभी कुछ दिन पहले आरोप लगा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने सिंगापुर नहीं जाने दिया, उनकी जो फाइल है उसको लटका के रखा, और अंत में वो नहीं चाहते थे कि हमारे जो सीएम है दिल्ली के यानी कि अरविंद केजरीवाल वो सिंगापुर जाए और दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने की बात करते हैं, वो उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि शिक्षा स्तर जो है दिल्ली का वो अब पहले से बहुत अच्छा हो गया है, और उसका जो प्रचार प्रसार करना था सिंगापुर में बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली के, तो वो उन्हें एलजी के द्वारा नहीं जाने दिया। इस पे भी जो पिछले दिनों काफ़ी राजनीति गर्म रही। अब संजय सिंह हैं, आप नेता के प्रवक्ता भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है दिल्ली के एलजी पर कि उनको कानून की उल्लंघन करके, यानी कानून का उल्लंघन उन्होंने किया और अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को खादी लाउंज के डिजाइन का ठेका दिया है।
उन्होंने आगे क्या कहा है इस पर भी रुक कर लेते हैं। उन्होंने कहा इस मामले में उन्होंने केवीआईसी एक्ट यानी कि 1961 का खुला उल्लंघन किया है। एलजी ने केवीआईसी एक्ट 1961 है उसका उल्लंघन किया है, यह आरोप है संजय सिंह का। आप उनके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी जो है इसके खिलाफ यानी कि एलजी के खिलाफ जो है वो कोर्ट जाने की तैयारी में भी है। उनका कहना है भाजपा कार्रवाई करे नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आयोजित किया गया था संवाददाता सम्मेलन, उसमें संजय सिंह ने कहा है कि आपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच का स्वागत किया है और लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक उपराज्यपाल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अभी कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर जो है ईडी ने छापेमारी की थी और वहां से बतौर आप पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा कि उन्हें कुछ नहीं मिला और उसने कुछ नहीं मिला तो इससे जनता के मन में विश्वास आम आदमी पार्टी के लिए और भी बढ़ गया है। लेकिन हमने उनकी जांच का स्वागत किया और हम जो बात कर रहे हैं उस पर भाजपा क्यों चुप है, क्यों कुछ एक्शन नहीं ले रही है एलजी के खिलाफ, ये बड़ा आरोप संजय सिंह के द्वारा लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि जबकि उनके घोटालों की जांच होनी चाहिए, सक्सेना ने भ्रष्टाचार किया है और वो भ्रष्टाचार की आग से बच नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने खादी ग्रामोद्योग के एक्ट का खुलासा और खुला उल्लंघन किया है। पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी अपने तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने केंद्र से उपराज्यपाल को बर्खास्त करने की भी मांग की है। इस मौके पर आपके विधायक के साथ जो है उनके कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से ही है। संजय सिंह है, उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया है और जो दिल्ली के समय एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना, उन पर भी आरोप लगा दिया है। आरोप वो किसी और तथ्य के आधार पर भी लगाया गया है, लेकिन इस समय की जो राजनीति है उसमें लगातार एक दूसरे, जो बीजेपी है आम आदमी पार्टी है, जो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, एक दूसरा जो है वो अपने आप को सही बताने की कोशिश कर रहा है। इसी मुद्दे पर हम चलेंगे, फिर से हमारे नेशनल एडिटर है मयूर जानी जी, उनसे जानेंगे कि ये जो आरोप प्रत्यारोप है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो झारखंड हो, इसकी मात्रा जो है वो पहले से काफी बढ़ गई है, लगातार एक दूसरे पर हो रहा है। और संजय सिंह का इस वक्त का बड़ा बयान आ रहा है कि एलजी जो है उन्होंने गलत तरीके से जो ये ठेका है वो अपनी बेटी के नाम करा दिया और इस पर बीजेपी को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, यहां तक कि कहा उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी देखिए, ये विनय कुमार सक्सेना जी जो हैं, जो अभी एलजी हैं दिल्ली के, अब ये पिछले मई महीने में 26 मई को एलजी बने हैं। उससे पहले वो 25 अक्टूबर 2015 में वो अपॉइंट हुए थे एज ए चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, अब ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज करके जो मिनिस्ट्री हमारी बनती है, उसके अंडर में ये संस्थान जो है वो आता है। अब उन पर सिर्फ अपनी बेटी को फायदा पहुंचाने का आरोप नहीं है, साथ में उन पर यह आरोप भी है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। 1400 करोड़ रुपए का एक फिगर जो है बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। संजय सिंह की बात आप कर रहे थे और उस पर जांच को लेकर अब बड़ा सीरियस वो एक रुख ले रहे हैं। वो जुडिशरी में जाएंगे, कोर्ट की शरण लेंगे और उस पर अपना जितना भी होगा बड़ा फाइट वो करेंगे। अब यही फर्क है, मैं जो कहना चाहता हूं यही है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से काउंटर फाइट करती है, बीजेपी को जिस तरह से जवाब देती है, उस तरह से कोई और पार्टी नहीं कर पा रही है। आप देखिए, इन्होंने जो है मनीष सिसोदिया को घेरने की कोशिश की। एक इनके जो है एक सत्येंद्र जैन मेरे ख्याल से, जो अभी जेल में है ना, वो उनकी याददाश्त चलेगी ऐसा कुछ है भी, तो है ना। तो अब दूसरे जब मनीष सिसोदिया पर इन लोगों ने हाथ डालने की कोशिश की तो उन्होंने जो है सीधा वो क्या लेके आ गए, जो नवनियुक्त एलजी है उन्हीं को घेरने के लिए पूरा सरसामान जो है पूरा लेके आ गए। ठीक है, तो ये काउंटर मैकेनिज्म जो है आम आदमी पार्टी का, वो आपको कोई और पार्टी में अभी दिखता हुआ नहीं दिखता है। आप उसको आप देख नहीं पाओगे, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे आप तो ये तो थे 2.5 साल तक तो महाराष्ट्र में थे ना ये लोग सत्ता में। तो चाहते हैं अगर, तो मैं बताऊं आपको कि फडणवीस गवर्नमेंट के कम से कम, मैं ये कह सकता हूं, मैं रहा हूं मुंबई 2 साल, मुझे पता है उस समय, तो कम से कम 2 से 3 बड़े
ऐसे कांड आ सकते थे, किरीट सोमैया के आ सकते थे जो अभी ऑनगोइंग अभी भी है, प्रकाश मेहता के आ सकते थे जो हाउसिंग मिनिस्टर हुआ करते थे वहाँ पे, ये सब वहाँ सब जानते थे। ये सरकार ने महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार ने इस पर कुछ किया नहीं, हालांकि वही गिरते गए, है ना। उन्हीं के गृह मंत्री को जेल में जाना पड़ा, फिर नवाब मलिक को जेल में जाना पड़ा, तो वो उस चक्कर में कभी ठीक से काउंटर कर नहीं पाए। आम आदमी पार्टी ये कर सकती है और इसका उदाहरण अभी हम देख रहे हैं। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जितनी अभी से एक जिसे कहते हैं ना कि एक पूरा अपने आप का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रही है, जितना दूसरी पार्टियों के प्रति उनका नहीं है। और इसी के चलते अब ये जो जंग है, जैसे अभी इससे पहले बात कर रहे थे कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तनातनी शुरू हो गई है, वो है अपनी जगह, ये बहुत छोटे हैं उस मुकाबले, ठीक है। दिल्ली जो पूर्ण राज्य है नहीं, पंजाब एक ही पूर्ण राज्य है, तो बहुत छोटा राज्य है। अब वो जोर लगा रहे एडी चोटी का गुजरात में अपनी जगह बनाने के लिए, और वो उनको खल रहा है कि ये जिस तरह से फाइट देते हैं, ये बड़ी बात है शोभित भाई कि आप सेंटर में सत्ता पे है, आप भी दिल्ली में बैठते हैं, और जो पूर्ण राज्य नहीं है वो दिल्ली राज्य, पर वो तीन बार से जीत रहे हैं, और ऐसे वैसे नहीं जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से आ रहा है। मतलब कि पहली बार तो ठीक से 28 थी, लेकिन फिर 67, फिर 62, मतलब स्वीप कर रहे हैं। अब जब स्वीप कर रहे हो, आप ही के नाक के नीचे हो, गृह मंत्रालय भी आपके पास हो, और अगर आप इनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनको रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने खुद के लिए है। और इसको कैसे इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए, उसमें वो भी लगे हुए हैं, और इस तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो भी लगी हुई है। तो ये जो बैटल है, ये आगे जाके एक बड़ा युद्ध बन जाएगी। अभी तो वॉर नहीं है, ये बैटल शुरू हुई है, आगे जाके हम देखेंगे इसको एक बड़े वॉर के में तब्दील होते हुए। तो ये अब देखना होगा कि कौन कब कैसे किस पर प्रहार करता है, लेकिन ये चलता रहेगा, इससे ये और चरम पे जाएगा, और तीव्र होगा, और उग्र होगा। जी, कह सकते हैं कि विपक्षी खेमा इस समय सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर था कांग्रेस, जी। और कांग्रेस अपने आप को दावा भी करता है और कहीं ना कहीं कुछ संगठन उसके साथ होने का दावा भी करते हैं, लेकिन जिस स्पीड से आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में आई, फिर पंजाब में आई, अब अगला टारगेट उसका गुजरात है, फिर हिमाचल चुनाव भी पीछे लगे हुए हैं, तो अपने आप को जिस फ्लो में बढ़ाना चाह रही है, कहीं ना कहीं वो खतरा बन सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं वही कह रहा हूं ना कि वो बन सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, जान रही है, उनको पता है कि इनका पॉलिटिक्स, वे ऑफ पॉलिटिक्स जो है, वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स इज ऑलमोस्ट मच मोर सिमिलर लाइक बीजेपी पॉलिटिक्स, और शायद कुछ जगह पे वो बीजेपी से थोड़ा अपने आप को जो है मॉडर्नाइज कर पा रहे हैं, एडवांस स्टेज पे लेके जा रहे हैं। तो उस स्थिति में उनको, मेरी जो समझ है आज तक की, अभी तक की, जो मैं जितना राजनीति समझता हूँ, जानता हूँ, कवर कर रहा हूँ इतने समय से, मुझे लगता है इनके दिमाग में अभी किसी और पार्टी से ज्यादा आम आदमी पार्टी जो है वो एक रेड फ्लैग है, कि इसको कैसे रेड फ्लैग को दूर कर दिया जाए। अगर ये बड़ा हुआ तो आगे जाके बहुत टक्कर दे सकता है, परेशानी खड़ी कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरी हमारी सबसे बड़ी खबर थी दिल्ली से कि संजय सिंह जो है सांसद आप आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि एलजी हैं, उन्होंने गलत तरीके से अपनी बेटी को जो है खादी ग्राम उद्योग का डिज़ाइन का ठेका दिलवा दिया। तीसरी हमारी सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस जिस हिसाब से अपने आप को कह सकते हैं वो नहीं कहती, लेकिन जिस हिसाब से परिवेश है, वो कांग्रेस जिस समय है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती हुई चली जा रही है। और इसके चलते ही राहुल गांधी जो अभी हाल में ही कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होने, उसको लेकर भी बगावत जो है पार्टी के अंदर साफ देखने को मिल रही है। मनीष तिवारी हों, शशि थरूर हों, उनके अपने अपने बयान हैं। उन्होंने कांग्रेस को ही खुद को कही, जिस पार्टी के वो साथ में रहे हैं और जिस पार्टी में G23 जो नेता है, उस G23 गुट को कह सकते हैं कि वो कांग्रेस का बागी गुट भी कहा गया कुछ दिन पहले, और कह सकते हैं कि नाराज नेता लोग हैं, जो वरिष्ठ नेता है G23 के अंदर है, और वो नाराज भी बताए गए कांग्रेस के अंदर। अब उन्होंने ही बगावत शुरू करने की बात कही जा रही, क्योंकि जिस तरह पिछले दिनों गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा हुआ, इसके बाद कुछ और लोगों के इस्तीफे की बात भी सामने आई, और कांग्रेस में जो है अपनी साख बचाने के लिए वो जनता के बीच में सीधा संवाद करना चाहती है, और उसको लेकर जो उनके दो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो चाहे
उनके मुख्यमंत्री हों, उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि हम जनता से जुड़े हुए हैं और जनता हमको ही जो है सरकार में देखना चाहती है। ये बड़ा बयान जो आया था अभी कुछ दिन पहले, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा से आया था। अब तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं कि कांग्रेस की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कुल जो है 3,570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा अभी कुछ दिन बाद जो है लोगों को देखने को मिलेगी। और इसमें राहुल गांधी का कहना है कि हम इस यात्रा के द्वारा जो है जो हमारा खोया हुआ जनाधार है उसको फिर से वापस पा सकते हैं, और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए देश भर के तमाम राज्यों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव व भारत जोड़ो यात्रा के उत्तराखंड प्रभारी जुबेर खान ने जो है देहरादून पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। और कांग्रेस मुख्यालय भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जुबेर खान ने कहा कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में 7 सितंबर को शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक होगी। मतलब अभी तक ऐसी यात्रा भारत में देखने को नहीं मिलेगी जो अब होने वाली है। राहुल गांधी के साथ कुल 118 नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करेंगे। और उन्होंने बताया कि उत्तराखंड से कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल रहेंगे। उत्तराखंड ही एक राज्य नहीं है, जहां जहां से यात्रा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरेगी वहां पर जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे वो बड़ा नेता हो कांग्रेस का, वो सभी जुड़ेंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी कि उस राज्य में उस यात्रा को सफल बनाया जाए। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने कुनबे में भी लगातार नए लोगों को जोड़ रही है। बड़ी खबर है कि इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने कद को बढ़ाना चाहती है और नए नए लोगों को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए जो है उनके पास आ रहे हैं, वो पार्टी ज्वाइन भी करा रहे हैं। और उनका कहना है कि इसी तरह से अभी तो हमने यात्रा शुरू ही नहीं की और लोग हमसे जुड़ने लगे, तो जब ये यात्रा शुरू होगी तो निश्चित ही तौर पर जनता हमें समझेगी, जनता हमारा सहयोग करेगी। इसी उद्देश्य के साथ भारत जोड़ो यात्रा जो है आगामी कुछ दिनों बाद जो है भारत के अंदर देखने को मिलेगी। झबरेड़ा विधायक हैं वीरेंद्र जाति की मौजूदगी में भाजपा अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष विपिन कुमार सहित करीब 200 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यह भी एक बड़ी खबर है कि 200 लोगों ने अभी कांग्रेस का दामन थामा हुआ है। और इसके अलावा वरिष्ठ नेता है पूरण सिंह रावत और कार्यकारी महानगर अध्यक्ष हैं देहरादून से डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी की अगुवाई में भाजपा, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों से कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। यह भी एक बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्य रहे हैं जो आम आदमी पार्टी में होने का दावा करते थे, उन्होंने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा हर प्रदेश में समाज को बांटने का काम करती है। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न दलों से आए साथियों ने संगठन को मजबूती दी है। और इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का भी यही वक्तव्य था। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है, लोग विपक्ष जो है वो मजबूती के तौर पर कांग्रेस अभी भी विपक्ष में जो है वो मजबूती चाह रहा है और विपक्ष के साथ में यानी कि कांग्रेस के साथ में कई धड़े अभी भी कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं। और जब हम भारत यात्रा जो है वो हम शुरू करेंगे तो उसके साथ में ही हमें जनता का सपोर्ट मिलेगा, ऐसा यशपाल आर्या है, कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी यही कहना है। यही कहना राहुल गांधी का है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अपने आप में ऐतिहासिक होगी और निश्चित ही इस यात्रा के बाद हमें बदलाव जो है राजनीति में हो चाहे वो जमीन पर हो, हर जगह देखने को मिलेगा। कांग्रेस लोगों के अंदर अपनी एक बार फिर से अपनी मौजूदगी को उपस्थित करेगी और बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। इसी मुद्दे पर हम फिर से चलेंगे, हमारे एडिटर है, नेशनल एडिटर है मयूर जानी जी, उनसे ये जानेंगे कि कांग्रेस जिस हिसाब से साख हो रही है, जिस हिसाब से उसका कद छोटा होता चला जा रहा है, भारत जोड़ो जो यात्रा है वो निश्चित ही तौर में अपने आप में अलग होने की बात कही जा रही है। आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा कांग्रेस अपने आप को फिर से मजबूत स्थिति में देख पाएगी? नहीं, मेरे ख्याल से भारत जोड़ो यात्रा से पहले उनको एक अंतर यात्रा करनी चाहिए, वो है कांग्रेस जोड़ो। मेरी ये समझ है, क्योंकि पार्टी की खुद की जो अंदरूनी स्थिति है वो इतनी डामाडोल है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। अब आज़ाद साहब चले गए, कल हो सकता है मनीष तिवारी चले जाए, परसों हो सकता है कोई और चला जाए। और अभी तक जो है सोनिया जी ने जब घोषित कर दिया कि अब हम नहीं रहेंगे कार्यकारी अध्यक्ष, उसके बाद भी जो चुनाव होना है वो चुनाव 17 अक्टूबर को है। अब उसमें एक अशोक गहलोत हैं, दूसरा शशि थरूर कह रहे हैं कि हम भी इसमें कूद पड़ेंगे, तीसरा भी कोई नाम आ सकता है। अब ये है हेल्दी बात।
पर क्या कांग्रेस इस तरह की जो आंतरिक, अब कहा जाता है कि हमारे अंदर बहुत लोकशाही है, हमारे यहाँ कोई कुछ भी बोल सकता है, पब्लिक स्टेटमेंट दे सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। पर ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि क्या गांधी परिवार की परमिशन या उनकी इच्छा के बगैर क्या कोई व्यक्ति सही में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? क्योंकि गहलोत भी सोनिया गांधी की पसंद है। तो ये तभी आंतरिक लोकशाही मानी जाएगी जब छूट हो, कितने भी लोग हों उनको लड़ने की छूट हो, और सही अर्थ में जो है वो एआईसीसी का वोटिंग हो। डेलीगेट्स जो हैं कुछ 9000 के आसपास जो वोट कर सकते हैं इसमें, वो वोट कर पाएं और वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पाएं। अगर ये हो सकता है तब ये माना जाएगा कांग्रेस में आंतरिक एक इंटरनल डेमोक्रेसी है और कांग्रेस सही में अपना आप का इलाज करना चाहती है, दवा दारू ठीक होने के लिए करना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा से पता नहीं लगता, मतलब मुझे संशय है इस चीज को लेकर कि वो सही में कांग्रेस को कितनी हेल्प कर पाएगी, खास करके उस स्थिति में जब वो खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। तो वहां भी उससे भी चक्कर होते हैं कि भाई अब जिन प्रदेशों से निकलेगी यात्रा, अब वहां जिम्मेदारी किसको दी गई है, वहां भी खिंचातानी होगी, इस गुट का है या वो गुट का है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश, हर एक प्रदेश में इतने गुट हैं कि मतलब वो इंटरनल एक दूसरे की टांग खिंचाए में से वो कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते, तो वो पक्ष को क्या मजबूत करेंगे। तो जब तक पक्ष अंदर से मजबूत नहीं होगा, पक्ष में एक ऐसा एक स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप भारत जोड़ो यात्रा कर ले, 3000 से ज़्यादा किलोमीटर आप काट लें, चलते चलते करें, आप साइकिल पे करें, आप बाइक पे करें, कार पे करें, जैसे भी करना हो करें, मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। पहले उनको अपने अंदर जो तकलीफ है उस तकलीफ को ठीक करना होगा, अपने आप को दुरुस्त करना होगा। अगर वो कर पाते हैं, फिर अगर वो भारत जोड़ो यात्रा करे या कोई भी ऐलान करे या कोई यत्न करे, फिर मुझे लगता है कि उसका कोई मतलब बनता है। अदरवाइज इस प्रकार से जिस स्थिति में कांग्रेस अभी है, उस स्थिति में ये यात्रा जो है कितनी मददगार साबित होगी, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह है। उत्तर प्रदेश से चुनाव से पहले एक यात्रा और देखने को मिली थी, समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा। वो उसको लेकर भी तमाम दावे किए गए। अखिलेश यादव जो समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुर्सी पे विराजमान है, तो उनकी तरफ से भी बहुत दावे किए गए कि हम साइकिल यात्रा करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा, हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और जनता जो है हमें सपोर्ट करेगी, इस यात्रा का बहुत बड़ा जो है रिजल्ट सामने आएगा। पर ऐसा कहीं कुछ होता हुआ नहीं दिखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और सेम बात जो है अब भाजपा के गलियारों से भी आ रही कि इस यात्रा का जो है जनता के हिसाब से उतना जो छाप है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस तरह से बयानबाजी भाजपा की तरफ से आ रही, कांग्रेस अपनी अलग बयानबाजी कर रही। तो आपको लगता है कि साइकिल यात्रा फ्लॉप हो गई? भारत जोड़ो यात्रा का भी अपना अलग मुकाम है, उसको लेकर भी अभी तमाम दावे किए जा रहे हैं। और आपके हिसाब से पहले आंतरिक यात्रा पर जोर दें कि उनके हिसाब से जो अंदर फूट पड़ रही है उसको सुधारने की जरूरत है, लेकिन भाजपा कांग्रेस अपनी एक अलग रणनीति पर काम कर रही है, एक नए एक्सपेरिमेंट ही कहूंगा इसे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रही है कि ताकि मुझे जो है जनता का विश्वास फिर से हासिल हो पाए। आपको लगता है कि साइकिल यात्रा फ्लॉप हुई, ये भारत जोड़ो यात्रा पर कितना ही खरे उतरेंगे? देखिए, साइकिल यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप मैं नहीं मानता उसको, इसलिए क्योंकि पूरी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, काम पे लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी शीर्षस्थ नेतृत्व था, जितने भी स्टार प्रचारक थे, वो सब जो है वो डेरा डाल के पड़े थे वहाँ पे 5 महीने तक लगातार। खुद प्रधानमंत्री ने बहुत सारी रैलियाँ की और पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाद भी सीटें उनकी कम हुई, 50-55 के आसपास उनकी सीटें कम हुई, जबकि समाजवादी पार्टी की सीटें बहुत बढ़ गई। मतलब जो तो 2 फिगर में थे, अब वो बढ़ के कुछ मेरे ख्याल से 140 के आसपास है कुछ अभी, जब मुझे ठीक से अभी आंकड़ा याद नहीं, लेकिन उतना है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा, 140 से ऊपर ही है मेरे ख्याल से, उन्होंने ये आंकड़ा काफ़ी अच्छा जो है वो पाया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो यात्रा विफल रही, वो यात्रा अपने अपेक्षित अंजाम तक पहुंच नहीं पाई, मंजिल तक पहुंच नहीं पाई, ये जरूर कह सकते हैं। पर कांग्रेस, जैसे मैंने अभी कहा कि कांग्रेस को इस यात्रा से सही में क्या हासिल होगा, ये एक बहुत बड़ा संशय है। मुझे पता है, जहां तक मेरी कुछ लोगों से बात होती है, तो कांग्रेस में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी बहुत संशय है कि इससे क्या हो सकता है। जी
तो ये थी हमारी आज की बड़ी कवरेज। लगातार खबरों पर बने रहते हैं। न्यूज़ रूम लाइव में हम मुद्दे उठाते हैं, खबरों को उठाते हैं जो देश की बड़ी खबरें होती हैं, जिस पर हर किसी की पैनी नज़र होती है, और बेबाकी से राय रखते हैं, लोगों से राय जानते हैं। हमारे न्यूज़ रूम के कुछ वरिष्ठ सहयोगी हैं, वरिष्ठ जो हैं साथी हैं, उनकी भी राय जानते हैं कि उनका इसको लेकर क्या सोचना है। तो फिलहाल हम न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए दर्शकों के लिए इतना ही। हम कल फिर से जुड़ेंगे 12 से 1 बजे के बीच में। आप लोग भी जुड़िए और जानिए, अपने मुद्दे भी भेजिए। हमारी जो वेबसाइट है www.kalamkartavya.com, उससे जुड़िए और आप देखते रहिए राष्ट्र प्रथम। तब तक के लिए नमस्कार। जयकार।